हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सियाज दसो। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बीएफएम का सिलेबस लेकर आपके लिए आया हुआ हूं ताकि हम डिस्कस कर सकें। अभी आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, जून 2024 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो माइंड में एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि हमें कहाँ फोकस करना है, कहाँ हम इग्नोर कर सकते हैं, क्या ज़रूरी है, क्या छोड़ा जा सकता है, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा डिस्कस करूँगा मैं आपसे। पूरा इंटायर सिलेबस लेकर आया हूँ, प्लस बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं, किस पेज नंबर पर है, वो भी जानकारी आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है, शुरू कर दूँ उससे पहले एक लाइन कहूँगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सीरियसली बता रहा हूँ, बीएफएम में यही स्थिति है। बीएफएम दुश्मन बना बैठा है। यानी कि मेरे ख्याल से अगर देखा जाए ना तो 70% लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बीएफएम में फेल हैं। 70% जो कैंडिडेट बीएफएम में बच गया उसकी नैया पार है। हालात ऐसे कर रखे हैं बीएफएम के पेपर की। पहले भी ये महान पेपर हुआ करता था, अब और महान हो गया है। तो ऐसे में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में रखनी पड़ेगी फ्रेंड्स। दशरथ माझी बन जाना पड़ेगा इस जंग के लिए। बहुत लंबा चलेगा रे तोरा हमरा वो वाली स्थिति है। काफ़ी लंबा खेलना पड़ेगा, ऐसे नहीं निपटेगा ये। ओके, तो देखिए, पहली चीज़, या तो भाई सीआईबी की तैयारी करो या तो फिर ड्रॉप कर दो। यानी जैसे अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी, आईएएस बनना है ना, तो या तो आईएएस की तैयारी करो या तो फिर छोड़ दो, घर पे रहो। बहुत सारे काम हैं, ज़िंदगी जीने के लिए कोई कमी नहीं है। देयर आर मैनी वेज टू लिव द लाइफ। ठीक उसी तरीके से अगर आप सीआईबी की प्रिपरेशन करो, खास करके बीएफएम की, तो भाई प्रिपरेशन कर लो। अदरवाइज छोड़ दो इसको। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा घाटा होगा भाई, आप लोग नहीं पढ़ोगे, मेरा नुकसान होगा। लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ यार कि टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा ना 4-6 महीने दोस्त रिश्तेदार नातेदार इन सबको भूलिए और केवल पढ़ाई पर फोकस करिए। तो हो नहीं पाएगा ना, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई जिम्मेदारियां बहुत हैं। जो मैरिड हैं उनके लिए तो और ज़्यादा जिम्मेदारी, जिनके बच्चे हैं खास करके वर्किंग लेडी, उनके लिए तो और ज़्यादा समस्याएं हैं। जिनका इन्फेंट है, इनबॉर्न बेबी है अभी 4 महीने 6 महीने का, वो क्या कर देंगे, वो कहाँ छोड़ सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अभी मत पढ़िए, थोड़ा समय दे दीजिए। जब आपको रिलैक्स हो जाए तब आप पढ़ाई इसकी शुरू करिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि क्या है कि करंट टाइम पे सिनारियो ये है कि एक समय था जब आप जेआईबी कैसे पास होते थे। पहले के सिनारियो की बात करूं, हमने क्या किया, मुरुगन सर के नोट्स लिए, पीडीएफ है, 60 समरी में पढ़ा, 2 बार पढ़ लिया, गए, क्वेश्चन मिले नहीं मिले, उसमें ऐसे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे करके ठीक है चलो ये नहीं आ रहा, ये वाला समझ में आया, थोड़ा लगाया, हो गई। पता चला कि हमारे लगभग 45-46 आ गए। ठीक है, 45-46 पहले पेपर में आ गए, थोड़ा जोश भरा। दूसरे पेपर थोड़ा यूट्यूब वगैरह से रिसर्च की या किसी ऐप से परचेज कर लिया कोर्स और वहाँ पढ़ डाला। ठीक है, इसी तरीके से जेआईबी निकल जाया करता था। सीआईबी में थोड़ी मेहनत करते तो निकल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। समय देना होगा भाई। देखो, स्ट्रेटजी की मेरी बात करो तो मैं झूठ दिलासा नहीं दे सकता। क्लियर सी बात है। आप लक के मालिक हैं, जहाँ आप हाथ रखते हैं वहाँ सोना ही हो जाता है, तो मैं नहीं बात करता। अगर आप आम आदमी जिसे कहते हैं, एवरेज पर्सन में आते हैं, तो भाई वर्क इज वर्क, सिर्फ कर्म ही पूजा है वाले सिद्धांत से भाई कम से कम ना 2 घंटे दीजिए सीआईबी के प्रिपरेशन को। सीआईबी के प्रिपरेशन को 2 घंटे रोज दीजिए, पूरे 6 महीने, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। पहली चीज़ ये आपको देना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा, चलो अभी एग्ज़ाम नहीं है, जनवरी चल रहा है, जून में जा कर के कहीं एग्ज़ाम होंगे, तो अभी कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा करिए, वीकेंड में एंजॉय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे संडे छुट्टी, घर जाइए, एंजॉय करिए, लेकिन 2 घंटा उसे कंटिन्यू देते रहिए। जब ये मान लो जनवरी निकल गई, फरवरी निकल गई, मार्च निकल गया और अप्रैल आ गया, अब अप्रैल और मई बचा है, जून में एग्ज़ाम है। जब ये 2 महीने रह जाएं, अब आपको वीकेंड्स का भी यूज करना है, और 2 घंटे से नहीं। अब इसमें क्या करिए, वीकेंड्स में सैटरडे संडे को 4 घंटे दीजिए। जब भी आपको छुट्टी मिलती है, अप्रैल और मई की बात कर रहा हूँ, जून में एग्जाम है, जून में भी दे दीजिए, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च आप एंजॉय कर सकते हैं। जो बोलते हैं कि सर अरे नहीं सर, घुमाना भी रहता है, टहलाना भी रहता है, कई सारी जिम्मेदारी होती है, करिए, जिम्मेदारी निभाइए, अभी कोई दिक्कत नहीं। बस कसम खा लीजिए कि हमको 2 घंटे रोज देना है, चाहे जैसे भी। अब अभी आप देख रहे होंगे एग्जाम खत्म हुआ है, अब मैंने भी कसम खा रखी है कि नहीं, हमको 2 वीडियोज़ रोज़ आपको प्रोड्यूस करके देने हैं। ठीक है, चाहे जैसे भी करके, वो मैं आराम करूँ, दौड़ूँ, घर पे काम हो, किसी की तबीयत खराब, वो सब मेरा मैनेजमेंट है, लेकिन मैं फिर भी आपको डेली के कुछ ना कुछ नॉलेज ले करके आना मेरा प्रयास रहता है। 2 वीडियोज आपको ला करके पढ़ाऊँ। आने वाले समय में जनवरी से होपफुली डेली मेरी कोशिश है कि हम 8 बजे से 9 बजे तक रोज़ लाइव आया करेंगे। ठीक है, लाइव में हम
पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल्स डिस्कस किया करेंगे, चाहे वो एबीएम का हो, चाहे बीएफएम का हो, चाहे एबीएफएम का हो, न्यूमेरिकल्स केस स्टडी डिस्कस किया करेंगे रोज़ के रोज़ 1 घंटे का प्रैक्टिस बनाएंगे, ताकि जो कमियां रह जाती हैं उसको पूरा किया जा सके। जो चीज़ें कोर सिलेबस में या कोर वीडियोज़ में नहीं कवर हो पाती उनको हम सप्लीमेंट के तौर पर यहाँ पर कवर करेंगे इस प्रयास से। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स आप 2 घंटे रोज़ दीजिए, ठीक है। थक जाते हैं मैं समझता हूँ, अगर आप थक जाते हैं 1.5 घंटे दे दीजिए, ठीक है, और आधे घंटे कोशिश करके लंच टाइम में, ट्रेवलिंग करते समय कहीं पर भी। मैंने कहा ना कि अगर सीआईबी की तैयारी करनी है तो फिर सीआईबी को डेडिकेशन देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर मेट्रो पे टहल रहा हूँ, कहाँ वीडियो सुनता फिरूंगा, नहीं, सुन लो भाई, तुम्हारा ही काम आएगा ना। तो इसलिए 2 घंटे रोज़ दीजिए, और वीकेंड्स में अप्रैल मई से आप 4 घंटे रोज़ दीजिए, ठीक है। ज़्यादा दे सकते हैं बहुत बेहतर, नहीं दे सकते तो 4 घंटे जरूर दीजिए, ठीक है, तब जा करके भला होगा। ओके, उसके बाद में एक चीज़ और है, रिवीजन। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ रिवीजन इज की टू सक्सेस। आपको सफलता के लिए रिवीजन चाहिए। कोई चीज़ एक बार बोली जाए नहीं याद आती है, कोई चीज़ 10 बार बोली जाए जरूर याद आती है। इसीलिए जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, दूसरे के पैटर्न में और मेरे पैटर्न में एक डिफरेंस यही होता है कि जो लाइन होती है मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको कम से कम जो है आपको 2 बार पढ़ाऊँ। एक बार मैं पढ़ाता हूँ, एक बार मैं उसी समय समराइज कर देता हूँ। तो कोई चीज़ आपने 2 बार सुन ली, ठीक है, और मान लो एक वीडियो में 2 बार सुनी और उसके बाद वीडियो को 3 बार देख लिया अगर मान लो, तो आपने 6 बार सुन ली। 6 बार कोई चीज़ सुनी हुई टिकती है। ओके, तो ये फ़ायदा हो जाता है। तो वीडियो को, नोट्स को, जो भी आपको समझ में रिवाइज करिए। रिवीजन इज की टू सक्सेस। आपको रिवाइज करना जरूरी हो गया। तो 2 घंटे पर डे देंगे, रिवीजन करेंगे। उसके बाद में रिकॉर्ड क्वेश्चन चाहिए आपको। रिकॉर्ड क्वेश्चन चाहिए। क्यों चाहिए रिकॉर्ड क्वेश्चंस? रिकॉर्ड क्वेश्चन से एक आइडिया लगता है कि जैसे मान लो ये चैप्टर मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मुझे किन चीज़ों पर ध्यान देना है और मैं क्या इग्नोर कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको रिकॉर्ड क्वेश्चन से पता चलती है। अब अगर आप यहाँ आते हैं, पता चलता है कि हमें एनआरआई अकाउंट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपने पिछले 2-3 साल का पेपर देखा, उसमें एनआरआई बैंक अकाउंट जैसे एनआरओ, एनआरई, एफसी, एनआर, इनसे क्वेश्चन पूछा था। इसका मतलब कि इंपॉर्टेंस है इसकी, हमें जहाँ ध्यान देना है। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग अगर हम देखते हैं तो वहाँ पता चल रहा है कि एक आधे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा इग्नोर किया जा सकता है, कंप्लीटली नहीं, लेकिन मतलब उतना जोर देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रिकॉर्ड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करें तो हम सफलता पा सकते हैं। ओके, केवल सफलता में अटकाव कहाँ पर है? जो चीज़ें आईआईबीएफ अपने सिलेबस से बाहर चला जाता है। आईआईबीएफ जो है करता है मैकमिलन से, सारे क्वेश्चन इसके मैकमिलन बुक से आते हैं, लेकिन अगर जो केस स्टडी बनती है वो मैकमिलन से नहीं आती है, और वहीं पर ये फेल कर ले जाते हैं हमको, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट तो पता है लेकिन उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वहाँ कैसे करेंगे वो चीज़ नहीं समझ में आती है। जैसे भाई देखो, केस स्टडी एनपीए पर आई हुई है, इतनी भयानक केस स्टडी आई हुई है कि आप पढ़ लो ना तो पढ़ने में बेहोश हो जाओगे कि भाई ये क्या दे रखा है, कहाँ कहाँ की कौन कौन सी बातें कर रहा है। ऐसे ही भाई हमको एनपीए में क्या आइडिया है कि इतना जो है लोन दिया है, इतना ईसीजीसी का है, इतना जो है कोलेट्रल दिया हुआ है, अब बताओ कि कितना एनपीए D1 होगा, D2 होगा, ये सब इतना चलता है। अभी ये थोड़ी ना कि बैंक की बैलेंस शीट उठाई और बैलेंस शीट में से दे दिया कि बैंक का एनपीए इतना है, 22,000 करोड़ का है। D1 कैटेगरी में 10% हर साल शिफ्ट होते हैं D2 में, D2 से D3 ऐसे चलता है। 500 करोड़ पिछले साल रिकवर हुआ है। ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल हो गया भाई। मेरे ख्याल से एजीएम डीजीएम भी शायद उस क्वेश्चन को देखें तो एक बार उनको भी डाउट आ जाएगा कि, क्योंकि वो प्रैक्टिकली कर रहे हो तो उसके बावजूद भी डाउट आ जाएगा। ओके, तो थोड़ा ज़्यादा ही वहीं पर ही प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें चीज़ों को देखने का तो कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? मान लेते हैं फ्रेंड, देखिए 100 क्वेश्चन आते हैं। अब तो खैर 100 क्वेश्चन में भी एक आफत हो गई है, 10 क्वेश्चन आपके 10 से 12 क्वेश्चन बर्बाद हो गए हैं। ऑप्शन वाले आ जाते, विदाउट ऑप्शन आ जाते हैं, वो बर्बादी ला देते हैं। तो अब बचे 90 क्वेश्चन यहाँ, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसका एग्जैक्ट आंसर जान पाना थोड़ा प्रॉब्लम है। तो 90 क्वेश्चन बचे। 90 में से मेरे ख्याल से ये लगभग 8 केस स्टडी रखते हैं। 40 नंबर की केस स्टडी इन्होंने भर दी। उसके बाद में बचे 50 नंबर के। 50 नंबर में ये 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रखते हैं जो मतलब साधारणतया सॉल्व किए जा सकते हैं, जो हमारे और आपके बस के होते हैं कि हाँ ठीक है पढ़ लिया। जैसे उसमें पूछ लिया कि जो है कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी मौके पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। जैसे एलआरएस की लिमिट कितनी होती है, मान लीजिए एलआरएस की लिमिट कितनी होती है एक फाइनेंशियल ईयर में, ऐसे क्वेश्चंस 10 से 15 होंगे, ये भी मुश्किल हैं। बाकी 10 से 15, बाकी 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू।
इनमें से लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में कौन सा सही नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कौन सा सही नहीं है, आपका कमर्शियल पेपर के बारे में कौन सा सही नहीं है, वो चीज़ नॉट करेक्ट। तो अगर सही नहीं है इसका मतलब कि 3 सही होंगे, एक गलत होगा। अब वो 3 सही पता होना चाहिए। अगर ये पूछे कि एलआरएस की लिमिट क्या है, तब तो आसान है भाई, $2.5 लाख होती है, 2.5 लाख डॉलर होती है, आसान है। लेकिन अगर ये पूछे कि इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन एलआरएस में परमिटेड नहीं है, अब सोचो, तुम्हें पता होना चाहिए, वो लिस्ट पता होनी चाहिए कि एलआरएस की लिमिट मतलब कौन कौन सी ट्रांजेक्शन एलआरएस में परमिटेड हैं, वहाँ फिर फंसा देते हैं। तो समस्या यहाँ आ जाती है। उसका जो ये केस स्टडी होती हैं, भगवान बनाई हुई होती हैं, इनमें से बहुत होंगी तो 2 केस स्टडी सॉल्व हो पाती हैं, अगर हो पाती हैं तो। अगर कभी सरल दे दिया तो 2 या 3 बहुत बता रहा हूँ मैं आपको कि आप 2 से 3 केस स्टडी, तो 10 नंबर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस केस स्टडी से ले पाओगे। उसके बाद में यहाँ पर 50 क्वेश्चन में मेरे ख्याल से 35 नंबर यहाँ से बन पाते हैं। तो 35 और 10 45 बन गए, और मान लो इस 10 में से 2 नंबर और आपके, तो 45 2 47, घूम टहल के यही 50 के अंदर अंदर का आंकड़ा आपका फंसने लगता है। जो बात है वो ये है, क्योंकि देखो 50 नंबर के आपके क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसमें से आप 50 के 50 नहीं सही कर सकते, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट होगे तो 30 कर लोगे, राइट। तो 30 क्वेश्चन यहाँ से 50 में से निकाले, उसके बाद में 40 नंबर में से बहुत ज़्यादा मान लो, मैं ये मान लेता हूँ कि कुछ केस स्टडी में एक आधे एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें सॉल्व कर लोगे तो 15 नंबर वहाँ से निकाल लिए, तो 45 नंबर हो गए। 2-3 क्वेश्चन यहाँ जो विदाउट ऑप्शन के हो सकता है वो सही हो जाए, तो कुल मिलाकर के 45 3 48, यही है कहानी, घूम टहल के यहीं आके फंस जाती है। तो अगर देखा जाए कहीं ना कहीं इस बकेट को तोड़ना पड़ेगा। ये बकेट बगैर तोड़े थोड़ा सा मुश्किल है, खास करके फ्रेंड्स बीएफएम में ये बकेट आपको तोड़नी पड़ेगी, केस स्टडी को ब्रेक करना पड़ेगा। अब केस स्टडी ब्रेक कैसे होगी, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी सॉल्व करनी पड़ेगी, ताकि उसके सिमिलर अगर केस स्टडी मिल जाए तो हम सॉल्व कर पाएँ। इसी चीज़ पर मेजर फोकस रहेगा। इस साल जून 2024 के एग्ज़ाम में, जून 2024 में मेरी कोशिश रहेगी कि हम बीएफएम पर ज़्यादा जोर देंगे। बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले, बाकी पेपर्स के मुकाबले हम बीएफएम पर पूरा फोकस करेंगे। बेहतर तरीके का मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ जो बेस्ट हो सकता है आपके लिए वो मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में। इंटरनेशनल पहला मॉड्यूल है फ्रेंड्स आपका बुक में, इंटरनेशनल बैंकिंग। क्या है? इंटरनेशनल बैंकिंग। इंटरनेशनल बैंकिंग में भी आपके 10 चैप्टर हैं मॉड्यूल ए में। आज अभी जो मतलब जून 2023 और दिसंबर 2023 के पेपर का सिनारियो अगर हम देखें तो मॉड्यूल एक खासा इंपॉर्टेंस रख रहा है, कोई डाउट नहीं है। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर तो एकदम मतलब जबान पे रख लीजिए। एक्सचेंज रेट, एलआरएस स्कीम, एनआरआई अकाउंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, इंपोर्टर एक्सपोर्टर फैसिलिटी, इससे क्वेश्चंस 100% पूछे जा रहे हैं, मतलब लगातार पूछे जा रहे हैं। वैसे इस बार तो क्वेश्चन यहाँ से भी उठे हैं, खास करके ये नया था गिफ्ट सिटी, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में थोड़ा बहुत जो है इन्होंने फॉरेन ट्रेड में, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में यहाँ भी गए, मतलब यहाँ से थोड़ा बीच बीच में उठाते हैं, पर यहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक उठते हैं, ठीक है। जो नई चीज़ें हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो अगर नए में बात की जाए तो एक ये, दूसरा टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल बैंकिंग, और तीसरा जो है एलआरएस स्कीम एंड अदर फैसिलिटीज। ये थोड़ा सा नया कंसर्न है, नया टॉपिक है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, ओके। उसके बाद में केस स्टडी यहाँ से आ रही है, पहले चैप्टर से न्यूमेरिकल आ रहा है, और दूसरा ये एनआरआई अकाउंट से आपकी केस स्टडी बना रहे हैं। हर बार नई नई कहानी लेकर आते हैं कि ए विदेश में गया है, वहाँ पर उसने फॉरेनर लड़की से शादी कर ली है, दोनों ने जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है, उसने एफडी करी हुई है, अब वहाँ से लौट कर आता है, इंडिया में सेटल होना चाहता है, काइंड ऑफ दैट, इस तरीके का। अब उसके एनआरओ अकाउंट का क्या होगा, एफसीएनआर का क्या होगा, एफडी रोकोगे तोड़ोगे क्या करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। केस हिस्ट्री मैंने अभी रिसेंटली करवाई हुई है आपको, ओके। तो ये हो गया फ्रेंड्स, आपको ये 5 चैप्टर बिल्कुल इग्नोर नहीं करने हैं। ईसीबी ये भी देख लीजिए, ये नया है, एक्सटर्नल कमर्शियल बैंक एंड खास करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ये पहले नहीं था, तो ये भी ज़रा सा देखने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ओके। तो चैप्टर नंबर 2 नया है, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं क्योंकि नया है। आपका इंटरनेशनल आईएफएससी, इससे 2 क्वेश्चन आए हुए थे इस बार, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल बैंकिंग एक क्वेश्चन आया हो, तो ज़्यादा नहीं आए थे इस बार, लेकिन आएंगे आगे, ओके। और दूसरा ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, है ना, ये मतलब एफडीआई एफआईआई वगैरह इसमें है, तो यहाँ पर भी देखने की आपको आवश्यकता है। फिर थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, ज़्यादा अगर नहीं देख सकते हैं तो फिडई की गाइडलाइन जरूर देख लीजिए। यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 में आईएफएससी पूरा देखिए, उसके बाद में यहाँ पर ईसीजीसी थोड़ा सा देखिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग पढ़िए, ठीक है। कई बार अब जैसे ईसीजीसी अब इस 2 एग्जाम से इग्नोर किए बैठा है, अगले एग्जाम में क्या करेगा, सीधे सीधे केस स्टडी ही भर देगा कि भैया आओ ईसीजीसी पे इंश्योरेंस की ही बात कर लेते हैं, ऐसा करता है आईबीएम।
ठीक है, मॉड्यूल ए हो गया। मॉड्यूल बी में आते हैं। देखो मॉड्यूल बी एक बार का मुझे पेपर याद है, मॉड्यूल बी लगभग जो है 45 नंबर का आया हुआ था। मतलब आप पेपर उठाते हर तीसरा क्वेश्चन रिस्क, ये रिस्क वो रिस्क तमाम रिस्क फलाना ठिकाना जो भी है, बट रिस्क बहुत था। एक बार के पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिस्क भी इंपॉर्टेंस रखता है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो बेसिक रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, वेसल 3 फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी स्टैंडर्ड। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर थोड़ा बहुत इग्नोर कर सको तो यहाँ इग्नोर कर सकते हो पहले चैप्टर को, अदरवाइज आपको इसमें चैप्टर छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक ठाक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों रिस्क जो है आपके वेसल के हैं। ओके, ये वेसल के तीनों रिस्क हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वेसल का लिक्विडिटी फ्रेमवर्क आपका वो NSFR और एक और रेशियो है यहाँ पर, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो है, और एक लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR रेशियो है ना, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ये भी यहाँ से पूछा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। पहला चैप्टर 11 छोड़ सकते हैं, थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, अंदर छोड़ नहीं सकते, इग्नोर कर सकते हैं हल्का फुल्का, कि थोड़ा सा देख लिया, बाकी ज़्यादा नहीं देखा, बाकी सब आपको पढ़ना है। ट्रेजरी अगर देखा जाए तो पिछले जो है 2 उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं ले रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेजरी मैनेजमेंट, ट्रेजरी प्रोडक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, उसके बाद में इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट, ये नया कॉन्सेप्ट है तो इसको जरूर देखिए। ओके, फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट देख लीजिए, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स देख लीजिए, ठीक है, ये जरूर देखिए। बाकी अगर आप चाहें तो हल्के में काम चला सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ट्रेजरी प्रोडक्ट आपको देखना है, ट्रेजरी डेरिवेटिव प्रोडक्ट आपको जरूर देखना है, उसके बाद में फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट देख लीजिए, इंटरनेशनल एंड डेट प्रोडक्ट देख लीजिए। इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत पढ़िए, भाई पढ़िए, लेकिन अगर इसको आप 100% इस चैप्टर को कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं तो आप इसको जो है 60% कंसंट्रेशन से पढ़ सकते हैं। बस ये चीज़ का फ़ायदा आपको यहाँ पर मिल जाएगा कुल मिला करके। ओके, तो मतलब कहने का कि कुछ टॉपिक स्किप किए जा सकते हैं यहाँ पर। एक और चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी भी चैप्टर के ना लास्ट के 2 पेज जरूर पढ़िए भाई, ठीक है। किसी भी चैप्टर के लास्ट के 2 पेज जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर वहीं से आ रहा है। आप पूरी बुक ख़त्म कर देते हैं, मतलब पूरा चैप्टर ख़त्म करते हैं, उसमें 20 पेज हैं, आप जो है 15-16 पेज तक पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि अरे यार बस बहुत हो गया, इतना तो पढ़ लिया, अब क्या ये रह जाएगा। वहीं से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट के 2 से 3 पेज, अगर सोचो 20 पेज है ना, तो पेज नंबर 17, पेज नंबर 18 और पेज नंबर 18, 19 और 20 जरूर देख करके जाइए। जहाँ पर लेट्स सम अप आता है ना, लेट्स सम अप है ना, उसके ऊपर जो कम से कम 2 पेज जरूर देखिए। क्वेश्चन वहीं से उठ रहे हैं, ज़्यादातर उठ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वहाँ इग्नोर करने चले जाते हैं, तो उसको जरूर देखिए। ओके, लास्ट वाला जरूर देखिए। ओके, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, तो ये हो गया, यानी कहीं ना कहीं मॉड्यूल सी थोड़ा बहुत हम ढीला छोड़ रहे हैं। ए और बी नहीं छोड़ पाए, लेकिन मॉड्यूल सी में हम ढीला छोड़ पाए हैं। मॉड्यूल डी की अगर मैं बात करूँ तो देखो, चूंकि यहाँ पर आ गया है वेसल, तो वेसल आ जाने की वजह से ये मॉड्यूल भी कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंस ले लेगा, ठीक है। एसेट लाइबिलिटी बैंक की बैलेंस शीट में, उसके बाद में कैपिटल एडिक्वेसी में वेसल नाम्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एसेट क्लासिफिकेशन NPA हो गया पूरा का पूरा आपकी कहानी। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क, RA ROC एंड प्रॉफिट प्लानिंग, आप चाहें तो इनको हल्के में ले सकते हैं। ओके, कभी कभार क्वेश्चन इसे RA ROC पूछा जाता है, कभी कभार पहले ये पूछते ही थे कि मतलब जो है कोई भी अगर सबसे बेस्ट मेथड है कि हमारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या निकलेगा, तो वो सबसे बेस्ट मेथड होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल होता है, RA ROC, रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न क्या मिलेगा। ओके, सबसे बेहतर मेथड ये है, तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा करते थे। तो यहाँ थोड़ा इग्नोरेंस, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बाद में मुझे मत कहिएगा कि सर ये लास्ट चैप्टर है। अब देखो फिर वही, जैसे हर जगह लास्ट की मैंने बात की ना, 2 पेजेज जरूर पढ़ने, वैसे लास्ट का चैप्टर भी जरूर पढ़ना है, इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि आप जो है 30 चैप्टर तक पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं, 31वें पर ढीला दे दिया, यही रगड़ेगा आपको ला करके IABF। तो लास्ट चैप्टर जरूर पढ़िए, भले पूछ ना रहा हो, लेकिन पूछेगा किसी न किसी दिन, धोखा ढंग का देगा ये चैप्टर आपको आकर के, तो इसको पढ़िए। ओके, लास्ट का चैप्टर जरूर पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट का लास्ट का चैप्टर जरूर पढ़िए, और किसी भी चैप्टर का लास्ट के 2 पेज जरूर पढ़िए, ठीक है। ये स्ट्रेटजी बना के चलेंगे तो मेरे ख्याल से 5 नंबर से 10 नंबर आप एक्स्ट्रा गेन कर पाएंगे। 100% बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने पेपर देखे हैं, जो भी क्वेश्चंस भेजे जाते हैं आप देखो तो वो लास्ट में, ज़्यादातर लास्ट में दे रहे हैं। ओके, दूसरा, एक तो ये लास्ट वाली स्ट्रेटजी फ्रेंड्स, और दूसरा जो ये टेबल दी हुई होती है ना, टेबल,
यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं टेबल में, जैसे ऐसी टेबल दी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है लर्निंग किस जो है ABM की बात कर रहा हूँ, यहाँ लर्निंग लिखा है, यहाँ एजुकेशन लिखा है, यहाँ ट्रेनिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, उसके सामने ये बताया गया कि एजुकेशन क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है, ऐसे लिखा हुआ है। अगर ऐसी टेबल्स हैं, इससे भी क्वेश्चन उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाना आसान होता है। एक टेबल उठाई, मैच द फॉलोइंग दे दिया, बझे रहो जुटे रहो, ओके। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंस, मतलब ये चीज़ें ऐसे समझिए कि जैसे आप बुक उठाए हैं तो तुरंत ही फोकस जाना चाहिए कि भाई टेबल दे रखी, थोड़ा ध्यान दो, सवाल बन सकता है, ओके, इस तरीके से, ओके। तो बस ये हो गया। देखो ये चैप्टर नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ओके। यहाँ पर ये 3 चैप्टर के लिए मैं थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन देता हूँ, पढ़ेंगे जरूर 60% फोकस के साथ में। और चूंकि ये लास्ट चैप्टर है और IIBF को जो है स्टार्टिंग से नहीं लास्ट से ही जो है शुरुआत करने में अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ जो है इस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिए मेरे कहने के मुताबिक, ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड जो है आपके पूरी मैकमिलन बुक की कहानी। अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमारे पास में हमारा जो कोर्स है उसमें अवेलेबल है, PDF ऑलरेडी अवेलेबल है। जो हमारा कोर्स जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी PDF आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी। मोबाइल नंबर है हमारा 9494787882। अगर आप चाहें तो उस पर कॉल कर सकते हैं, जो भी हेल्प होगी PDF ये वो करी जाएगी, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हर तरीके से। यदि हम आपकी कॉल को अटेंड नहीं कर पाएंगे किसी वजह से तो आपको रिप्लाई ज़रूर जाएगा। आपके मैसेज अगर नहीं हो पाते हैं रिप्लाई तो अगले दिन ज़रूर जाएंगे, कांटेक्ट आपसे किया जाएगा आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, ओके। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको पूरा बता दिया कि टेबल ऑफ कंटेंट यानी बुक में क्या क्या दिया हुआ है। हियर इज़ द सिलेबस, थोड़ा सा मैं डिटेल में लेकर आया हुआ हूँ, तो ज़रा सा धैर्य रखिए, ओके। सिलेबस पूरा देखिए। सो ये सिलेबस है। मॉड्यूल A इंटरनेशनल बैंकिंग आपके सामने है, पहला एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस। अब यहाँ पर मैं वो जैसे जब आप पढ़ रहे हो तो कौन सा टॉपिक आपको जरूर पढ़ना चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो जब आप बुक मान लीजिए चैप्टर A मॉड्यूल A में चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, तब इस वीडियो को उस समय जरूर देख लीजिए दोबारा से कि मैंने किन चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस दिया हुआ है, उनको जरूर देखिए। पहला, फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन, मार्केट फैक्टर कौन कौन से हैं जो एक्सचेंज रेट को डिफाइन करते हैं, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशन, डेरिवेटिव प्रोडक्ट, RBI FDI की गाइडलाइन, फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल। देखो ये सबसे खतरनाक चीज़ ये है, केस स्टडी न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं से ये आपको लेके पटकेगी ही पटकेगी, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज की अर्थमेटिक पूछी जाती है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जो है फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम में खास करके ट्रेजरी के डीलिंग रूम की बात करते हैं कि बैक ऑफिस क्या करता है, फ्रंट ऑफिस क्या करता है और मिड ऑफिस क्या करता है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद में FDI की गाइडलाइन भी पूछी जाती हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में थोड़े बहुत प्रोडक्ट इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको देख लीजिए, स्वैप हो गया, ऑप्शंस हो गए, ये सारे थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है लेकिन वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ज़रा से इसको देखेंगे, ओके। उसके अलावा अभी इस बार जैसे पूछा था फॉरेन एक्सचेंज डेफिनेशन एंड मार्केट्स में इन्होंने बात की थी कि इनमें व्हिच आर द फॉलोइंग इज मेजर प्लेयर ऑफ मेजर कंट्रीब्यूटर, ऐसे कुछ लिखा हुआ था, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के मेजर प्लेयर कौन से हैं, मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया गया था, ओके। उसके बाद में LRS स्कीम की हम बात करेंगे एंड अदर रेमिटेंस फैसिलिटी की, चैप्टर नंबर 2 में आ गए। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। देखो इसमें जो है फ्रेंड्स ये फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक, अगर इसमें आप देखो ना मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 है न्यूमेरिकल, जहाँ पर ये अर्थमेटिक समझाया गया, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो एक केस स्टडी है। 5 नंबर की केस स्टडी जो है पूछी गई थी मेरे ख्याल से दिसंबर 2022 में, वही एग्जैक्ट मैकमिलन में जो लिखा है वही सेम, कुछ चेंजेस नहीं, सीधा सीधा सपाट क्वेश्चन 5 बना दिए थे। तो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ओके। सीधा सीधा क्वेश्चन ही मैकमिलन का उठ गया था उस बार, ओके। LRS में अगर हम बात करें तो यहाँ पर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होती हैं ये जरूर देखिए, थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करिए। जैसे इस बार ही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेडिकल एक्सपेंस के लिए पैसा भेजा हमने, ठीक है, या बच्चे की पढ़ाई के लिए या पेरेंट्स के मेंटेनेंस के लिए जो पैसा भेजा वो, और एक और था कि फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करके मैंने एक घर खरीद लिया, इनमें से कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, ये पूछा गया था। तो देखो जो पैसा गया और ख़त्म हो गया वो आपका करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, जो पैसा गया और होल्ड हो गया, कोई प्रॉपर्टी बन गई, कोई एसेट बन गया, कोई वस्तु आपने खरीद ली, तो वो आपका कैपिटल अकाउंट होता है। जैसे आपने जो है पढ़ाई के लिए बच्चे को दे दिया,
हॉस्टल की फीस और ये सब भर के ख़त्म हो गई, मेडिकल के लिए दवाई हो गई, ख़त्म हो गया। तो ये सारे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है। पेरेंट्स के रह रहे हैं पेरेंट्स विदेश में, उनके लिए दिया, वो भी खा पी के ख़त्म कर देंगे। अब बचता है आपने पैसा भेजा, डॉलर भेजा और बदले में एक घर वहाँ पे खरीद लिया, ये आपने कैपिटल ट्रांजैक्शन कर दी, कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा अगर सरल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो तुम घर में फ्रिज खरीद लाए, मोबाइल खरीद लाए, है ना, एक घर खरीद लिया, एक कार खरीद ली, तो ये सारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होते हैं। मोबाइल का रिचार्ज करवा दिया, इंटरनेट का रिचार्ज करवा दिया, बिजली का बिल भर दिया, पानी का बिल भर दिया, ये सब क्या है, इससे कोई चीज़ बन नहीं रही है। बिजली का बिल भरा, इस महीने का बिजली खर्च करी, काम खत्म, कोई एसेट नहीं बना। तो ये सारी करंट अकाउंट करंट अकाउंट होती, करंट में आई और ख़त्म हुई। और जिससे कोई चीज़ बन जाए, मैं एक मोबाइल खरीद लाया, मेरा एक एसेट बन गया, तो ये आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है। तो इससे ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है सवाल। ओके, उसके बाद में LRS स्कीम में जो सेक्शन से नहीं पूछे गए थे, परमिसिबल और नॉन परमिसिबल रेमिटेंस अंडर LRS, ये पूछा गया था। इसको भी क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा घुमा के भेजा था। घुमा के ये था कि देखो शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 होते हैं, 3 शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल 1 में परमिटेड होता है, क्या क्या LRS में परमिटेड है। शेड्यूल 2 में परमिटेड तो है पर गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, और शेड्यूल 3 में प्रोहिबिटेड चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने पूछा था कि फेमा के किस शेड्यूल में परमिटेड चीज़ों की बातें हुई हैं, तो शेड्यूल 1 में हुई है। तो ये क्वेश्चन आपका परमिटेड और नॉन परमिटेड रेमिटेंस है। लेकिन ये हेडिंग को ही क्वेश्चन बना दिया था। हम क्या पढ़ते हैं, शेड्यूल 1 में क्या क्या चीज़ें परमिटेड वाली, हम ये नहीं पढ़ते कि शेड्यूल 1 में परमिटेड वाली बात होती है, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसने क्रिएट की थी। ओके, उसके बाद में LRS के तहत रेमिटेंस जो होता है उसकी बात की थी, TCS पर कोई बात नहीं हुई थी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पर भी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी देखें जरूर जो है, जो मैंने मेन बातें बताई हैं। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग में पहले नोस्ट्रो बोस्ट्रो और लोरो पूछे जाते थे, अब तो इनकी बेइज्जती ही कर दी इन्होंने, बिल्कुल भी पूछना बंद कर दिया, मतलब है नहीं है, जान गए हैं योर अकाउंट भी था, और अकाउंट भी थी, ये सब खेलने लगे हो आप लोग, तो अब छोड़ दिया इन्होंने। ओके, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग में अकाउंट एंड अदर सर्विसेज में पहले क्वेश्चन आते थे, ये पूछा जाता था कि इनमें से कौन सी सर्विसेज के लिए अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप विदेशी बैंक के साथ होनी जरूरी है। तो बुक में दिया हुआ है, आप देखिए, जब पढ़ें तो वहाँ देखिए कि अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप किन कामों के लिए जरूरी है, और बिना अकाउंट खोले भी किन किन कामों को किया जा सकता है, ये आप पढ़िए। ओके, यहाँ से पूछा जाता है। नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो थोड़ा सा देख लीजिए, आजकल पूछना बंद कर दिया है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन पेमेंट गेटवेज में स्विफ्ट, चिप्स, चैप्स, RTGS हल्का हल्का देखिए, पहले पूछा जा चुका है एक बार, मेरे ख्याल से चिप्स पूछा था, इनमें से कोई एक है जो शायद चैप्स है या चिप्स है, चिप्स है शायद, न्यूयॉर्क में ऑपरेट करता है, यही पूछ लिया था कि चिप्स कहाँ ऑपरेट करता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा था फॉरेन एक्सचेंज में किस डेट से इंडिया ने डायरेक्ट कोटेशन को अप्लीकेबल किया था, मेरे ख्याल से 2 अगस्त 1993 है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में, आप बुक पढ़ेंगे कहीं नहीं जिक्र नहीं है इन्होंने, लेकिन पूछा था कि किस डेट से इंडिया में डायरेक्ट कोट को जो है मतलब अप्लीकेबल किया गया, यानी कि अब आगे से डायरेक्ट कोट ही जो है कस्टमर को भेजी जाएंगी, दी जाएंगी। ये बात जो है मेरे ख्याल से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 2 अगस्त 1993 है मेरे ख्याल से, अगर मैं राइट हूँ तो हो सकता है गलत भी हूँ भाई जो है, क्योंकि रैंडम से बात ध्यान आती है तो उसमें एश्योरेंस नहीं रहती है, या तो मुझे समय दीजिए तो मैं चेक करके बता सकूँगा। ओके, अदरवाइज आप लोग चेक कर लीजिए कि इंडिया में जो है डायरेक्ट कोटेशन किस डेट से अप्लीकेबल हुई, किस डेट से डायरेक्ट कोटेशन देनी शुरू हो गई। डायरेक्ट रेट आपको पता है ना, डायरेक्ट रेट इनडायरेक्ट रेट पढ़ाया हुआ है मैंने फॉरेक्स में। करस्पॉन्डेंट में हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो स्विफ्ट, चिप्स, चैप्स पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद में आता है NRI अकाउंट, यहाँ से NRI बैंकिंग में, यहाँ जरूर देखिए NRI बैंकिंग में पहले तो सिर्फ NRI 182 दिन रहा नहीं रहा का कहानी थी, अब उसमें 2-3 टाइप की और NRI की बात, मेरे ख्याल से है ना, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, RNOR करके आया हुआ है फंडा, ये नया कॉन्सेप्ट है, नई चीज़ जुड़ी हुई है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जब भी आप NRI बैंकिंग में जाएं तो वहाँ इस चीज़ को जरूर देखें, NRI की डेफिनेशन के बारे में, जो नई डेफिनेशन है उनको जरूर देखें। उसके बाद में NRI अकाउंट, ये भाई जो है पीछा नहीं छोड़ते, फॉरेन रुपये अकाउंट और फॉरेन करेंसी अकाउंट, इनसे मतलब मेरे ख्याल से हमेशा केस स्टडी बन रही है। इस चैप्टर को जरा सा इस बार जो है थोड़ा ठीक से जो है अंदर तक देखा जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज का जो पहला चैप्टर है वो भी अच्छे से अंदर तक जो है तह में जा करके देखेंगे, और दूसरा इस चैप्टर को भी कहीं ना कहीं इसकी गहराइयों में उतरा जाएगा और इसको ढंग से देखा जाएगा, इरादा यही है। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस दे रहा है 5-5 नंबर की केस स्टडी और प्लस 1-2 नंबर के जो है 1 लाइनर भी ये जरूर आपको प्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो RO NRO है ना, एडवांसेस टू नॉन रेजिडेंट अगेंस्ट नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट, अब इसी से देखो, अब ये डेफिनेशन है,
एडवांसेस टू नॉन रेजिडेंट अगेंस्ट नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट, ये अब क्या है आपका सिलेबस का एक टॉपिक है, राइट। और इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था। उन्होंने पूछा था कि अगर हम एनआरआई को, एक एफडी है उसके अगेंस्ट एनआरआई को लोन देते हैं तो वो लोन किस पर्पज़ के लिए नहीं यूज किया जा सकता है। तो आप जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए और रियल एस्टेट बिजनेस के लिए नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ओके। इसीलिए सिलेबस पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि जो सिलेबस में टॉपिक है ना, यही इंपॉर्टेंस, वो क्या करते हैं, सिलेबस उठाया और बोला कि चलो एक क्वेश्चन इससे रखते हैं। हाउसिंग लोन टू नॉन रेजिडेंट अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ सकते हैं, तो थोड़ा तैयार रहिए। उसके बाद में एलसी एवरग्रीन टॉपिक है। लेटर ऑफ क्रेडिट के बगैर जो है सिलेबस मतलब एग्जामिनेशन हो ही नहीं सकता है। तो लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट्री, लेटर ऑफ क्रेडिट, टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, इससे क्वेश्चन आए हुए थे। लेटर ऑफ क्रेडिट में ये पूछा था कि जो रेड क्लॉज एलसी होता है उसके बारे में इन्होंने पूछा कि रेड क्लॉज एलसी जो है, यानी कि अगर एडवांस हम दे रहे हैं, एडवांस मांग सकते हैं ना हम जो है एलसी के तहत, तो उसे कौन सी एलसी बोलते हैं, तो रेड क्लॉज एलसी बोलते हैं। तो एलसी के टाइप जरूर देखिए। उसके बाद में यूसीपीडीसी, ठीक है, यूसीपीडीसी, इसमें इन्होंने पूछा था, हाँ इसमें इन्होंने पूछा था इनको टर्म जो है, इनको टर्म किस डेट से इफेक्टिव हैं। देखो इनको टर्म जो लेटेस्ट वाले हैं 2020 में आए थे, लेकिन उन्होंने पूछा था किस एग्जैक्ट डेट से, जून में, जुलाई में, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया था। अब ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यही गाड़ी फंसने लगती है कि क्या सोचा जाए। मैकमिलन में भी नहीं है, जब मैकमिलन में नहीं है तो भाई मैकमिलन के अलावा, जानते हैं आप, यदि मैं सिर्फ आपको बात करूँ लेटर ऑफ क्रेडिट की ना, 1000 पेज की ग्रंथ आते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के, केवल आप बुक ले लो एलसी पर 1000 पेज की बुकें आती हैं बेस्ट से बेस्ट राइटर की, फॉरेन राइटर की, और पढ़ो। तो क्या हम 1000 पेज के लिए एलसी के 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम 1000 की पेज की बुक पढ़ सकते हैं और इतना ध्यान रख सकते हैं? ये भी तो एक सवाल है। तो मतलब वर्क बेनिफिट भी तो देखना है, हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना रिटर्न निकल रहा है, वो भी तो देखना जरूरी है ना। तो इसीलिए भैया उतना देखो जितना समझ में आता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट का टाइप देख लीजिए। उसके बाद में ये पूछा था कि कौन कौन सी पार्टीज होती हैं एलसी में, मेजर पार्टीज पूछा हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में आपसे पूछा था जो है यूआरआर से क्वेश्चन पूछा था इस बार। यूआरआर यानी यूनिफॉर्म रूल फॉर बैंक, इससे क्वेश्चन पूछ लिया था। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा था जो है लेटर ऑफ क्रेडिट में, और भी पूछा था। हाँ देखो, बैंकों को डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए 5 बैंकिंग डेज मिलते हैं। इस बार उन्होंने एग्जाम्पल से पूछा था कि मान लो 2 सितंबर को सोमवार का दिन है और बैंक को वर्किंग आवर 9 से 5 होता है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए और बीच में कोई छुट्टी नहीं है संडे के अलावा, तो बताओ कि 5 वर्किंग डे कब कंप्लीट होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन्होंने पूछे। तो एलसी जो है आपका इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एलसी इनकोटर्म 2020 आपका इनकोटर्म में पूछा था कि कब किस डेट को इनकोटर्म इफेक्टिव हुए थे, और इनकोटर्म पर केस स्टडी भी आई थी जिसमें आपको डिफरेंट इनकोटर्म के बारे में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद में इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं अगर देखा जाए तो, है ना, कि जैसे हम विदेश में सामान भेज रहे हैं तो कितने दिन में पैसा आ जाना चाहिए, रियलाइज हो जाना चाहिए, इस तरीके के बहुत सारे नंबर्स हैं। लेकिन नंबर से नहीं पूछा था, इस बार ये चले गए थ्योरी के एस्पेक्ट में, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में चले गए थे। गोल्ड कार्ड स्कीम से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। गोल्ड कार्ड स्कीम होल्डर्स के कितने अकाउंट खोल सकते हैं, या एक और होता है यहीं पर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर में रेमिटेंस, है ना, कनेक्टेड विद द एक्सपोर्ट फाइनेंस के बारे में, गोल्ड कार्ड स्कीम, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग, ईडीपीएमएस के बारे में, आईडीपीएमएस के बारे में, एक्सचेंज एंड ट्रेड गाइडलाइन फॉर इंपोर्टर्स। देखो यहाँ पर जो एक्सचेंज एंड ट्रेड गाइडलाइन फॉर इंपोर्टर और एक जो है एक्सचेंज एंड ट्रेड गाइडलाइन फॉर इंपोर्टर, ये थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी हो जाता है। फैक्टरिंग की कमेटी कौन सी है ना, कल्याण सुंदरम करके कमेटी है, वो पूछा था इस बार जो है कि कल्याण सुंदरम कमेटी। तो इंपॉर्टेंट है चैप्टर, यहाँ छोड़ा नहीं जा सकता है। ईसीबी में एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद में एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग थोड़ा सा देखेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा देखना है, प्लेज ऑफ शेयर, है ना, एनडीआई, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये थोड़ा सा ज़्यादा देखिए। यानी कि हम यहाँ पर ईसीबी के बाद ये पोर्शन है, इसको ज़्यादा देखिए क्योंकि ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे ईसीजीसी की। अभी पिछले 2 एग्जाम से तो नहीं पूछा है, लेकिन उसके पहले मैंने केस स्टडी इस पर बाकायदा देखी हुई है, तो ऐसे में ईसीजीसी जरूर देखें। ईसीजीसी का रोल और इसके प्रोडक्ट, खास करके इसके प्रोडक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, कई तरीके के प्रोडक्ट ये ऑफर करते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एग्जिम बैंक, है ना, और इसमें ज़्यादा नहीं पूछा है, लेकिन हाँ ये लेकिन फिडई रूल जरूर यहाँ पर देखिए, ओके।
खैर इस बार जो है 5 नंबर की केस स्टडी ADR GDR पर आई हुई थी। 5 नंबर की केस स्टडी ADR और GDR पर पूछी गई थी, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट आपके लिए। IFSC से भी क्वेश्चन आए थे, IBU पर खास करके क्वेश्चन आए हुए थे। IBU का मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि जो है IBU को कौन हैंडल करता है, ओके। तो ये IFSC है, रोल ऑफ IFSC है, IBU क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, IBU को कौन संभालता है, तो उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, गिफ्ट सिटी का। इससे क्वेश्चन आए हुए थे। टेक्नोलॉजी से कुछ खास क्वेश्चन नहीं आए थे मेरे ख्याल से, या तीसरा बैच मेरे ख्याल से बोल रहा था कि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर उठे हुए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉड्यूल बी में बात करते हैं, तो देखो व्हाट इज रिस्क, थोड़ा सा रिस्क देख लीजिए। उसके बाद में हमें रिस्क मैनेज करने की थोड़ी सी ज़रूरत क्यों होती है, बस इतना ही, ओके। फिर बात करते हैं बैंकिंग बिजनेस में रिस्क का पहचान करना, बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, बैंकिंग रिस्क की डेफिनेशन। ये ज़रा ज़रूरी है क्योंकि क्या है, यहाँ पर आपको बहुत सारे तरीके के रिस्क की डेफिनेशन मिल जाती है, बहुत तरीके के रिस्क की, और वो पूछे जाते हैं, घुमा टहला करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार मैंने एग्जाम से पहले व्हाट टू स्टडी करके आपको शेयर किया था। यहाँ मैं सिलेबस की डिस्कशन कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से वीडियो अगर पढ़ा हो तो देख सकते हैं क्या स्टडी करना है। उसमें मैंने बुक के हिसाब से बताया, सिलेबस के हिसाब से नहीं, बुक में जो टॉपिक है उसके हिसाब से बताया, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिस्क रेगुलेशन बैंकिंग इंडस्ट्री में देखो, बेसल 1 पूरा देखिए, है ना, बेसल 2, बेसल 3 देखिए। उसके अंदर पिलर 2 क्या करता है, पिलर 3 किस बारे में है, यही पूछा था कि पिलर 2 क्या करता है, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के लिए होता है। पिलर 3 आपका मार्केट डिसिप्लिन के लिए होता है। तो ये इससे क्वेश्चन आए हुए थे। लवरेज रेशियो पूछते हैं, काउंटर साइक्लिक बफर पूछते हैं उसके बाद में, है ना, और ये रिस्क बेस्ड सुपरविजन RBS, इनसे सबसे क्वेश्चन आता है। ये मतलब ये चैप्टर आप नहीं छोड़िए तो अच्छा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट रिस्क में भी क्वेश्चन आए हुए थे, मार्केट रिस्क से क्वेश्चन आए हुए थे। पूछा था कि मार्केट रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए इंडिया में कौन सी अप्रोच जो है RBI ने जो है अप्रूव करी हुई है, तो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन अप्रोच अप्रूव करी हुई है। क्रेडिट रिस्क से भी क्वेश्चन आए हुए थे। क्रेडिट रिस्क में मेरे ख्याल से क्वेश्चन था, आई थिंक क्रेडिट रिस्क से ऐसे स्पेशली मुझे अभी याद नहीं है। क्रेडिट डेरिवेटिव से आया हुआ था। क्रेडिट डेरिवेटिव में क्रेडिट डेरिवेटिव मार्केट का मेकर कौन हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन क्रेडिट ये इंपॉर्टेंट है, बस क्रेडिट रिस्क इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशनल रिस्क भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, छोड़िए मत। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, इसमें जो ये आपके रेशियोज वगैरह हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ओके। उसके बाद में LCR और ये आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, उसके बाद में ये नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, इससे क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, इसके इस बार भी क्वेश्चन थे, ओके। तो इसका फार्मूला ज़रूर देखिए इन दोनों के, है ना, कई बार फार्मूले से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद में आ जाते हैं मॉड्यूल सी में। मॉड्यूल सी की अगर हम बात करें तो देखो थोड़ा सा है बस ट्रेजरी का जो है फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी जरूर देख लीजिए, ओके। ट्रेजरी प्रोडक्ट में मनी मार्केट प्रोडक्ट, सिक्योरिटी मार्केट प्रोडक्ट, डोमेस्टिक ग्लोबल मार्केट, यहीं पर ही CPCD वगैरह है, कैश मैनेजमेंट बिल है, ये ज़रूर देखिए। उसके बाद में GDR आपका है ना, IDR हो गया, ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था ना, वही जो ADR GDR वाला यहीं से उठा हुआ था। CRR SLR, उसके बाद में LAF, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा देखिए इसको। मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि शायद जो है समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट हल्का देख लीजिए, लेकिन डेरिवेटिव प्रोडक्ट जरूर से ज़रूर देखिए। यहाँ पर भी थोड़ा आप ढीला दे सकते हैं एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में, लेकिन बाकी ये देखिए इसमें ट्रेजरी में अगर हम बात करें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखिए, ट्रेजरी प्रोडक्ट जरूर देखिए। उसके बाद में आपका ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट जरूर देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी बीच के थोड़ा सा आप जो है ये भी देख लीजिए, कई बार CRR SLR पर केस स्टडी आ गई हैं, यहाँ और उधर थोड़ा हल्का ढीला कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो पहला चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ सकते। एसेट लायबिलिटी पूरा पढ़िए। कैपिटल एडिक्वेसी बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, इसके बारे में ज़रूर पढ़िए, पूछा जाता है, जम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नाम में पूरा NPA से रिलेटेड जो भी उठेगा तो आएगा, अच्छा चैप्टर है, अगर उठेगा तो बढ़िया क्वेश्चन देकर जाता है। उसके बाद में ये चाहें तो आप थोड़ा बहुत जो है ढीला कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी हल्का फुल्का देख लीजिए। RA ROC और जो है प्रॉफिट प्लानिंग, ये ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट चैप्टर है। उसके अलावा हर एक चैप्टर का जैसे गाइडलाइन ऑन इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक, अब ये लास्ट टॉपिक है, या हो सकता है उससे पहले RBI ड्राफ्ट है ना, ये इससे पहले क्या है
साउंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ये लास्ट के 2 टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांस है। इसी तरीके से मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, प्रोविजनिंग नाम, मार्केट डिसिप्लिन, मतलब यानी हर चैप्टर के लास्ट वाला टॉपिक जरूर देखिए, वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये लगभग एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया मैंने आपको कि जून 2024 दिसंबर 2024 में अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपका प्लान है, तो आपको कहाँ पर फोकस करना है, किन किन चीज़ों पर जोर देना है। ओके, उसके बाद में जो है हम जो प्लानिंग है उसके हिसाब से आपको जो है एमसीक्यू की सीरीज लेकर आएंगे, जिसको हम लाइव डिस्कस किया करेंगे। ओके, एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे, खास करके बीएफएम के ही डिस्कस करूँगा, और के भी करेंगे लेकिन बीएफएम पे ज़्यादा मेजर थ्रस्ट रहेगा ताकि जो है बीएफएम पार किया जाए। तो एमसीक्यू सीरीज रहेगी, लगभग जो है 12 से 15 क्वेश्चन हर एक वीडियो में रहा करेगा, लाइव डिस्कस करेंगे, आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, और उसी समय कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे, उसी समय जो है क्वेश्चन भी सॉल्व किया करेंगे। ओके, उसके बाद में इस बार बुलेट पॉइंट्स पर हमने बात की थी। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स लेकर आए थे, तो बुलेट पॉइंट भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, एग्जाम से बहुत पहले अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि पिछली बार जो है हालात ऐसे बने। नॉर्मली मैं ये सब करता नहीं हूँ, लेकिन उस IIBF ने मजबूर किया तो मुझे बुलेट पॉइंट्स लाने पड़े, तो बुलेट पॉइंट्स आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उसके बाद में MCQs आपके लिए अवेलेबल होंगे बुलेट पॉइंट्स। उसके बाद में आपको केस स्टडी अवेलेबल करवाई जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने का प्रयास करूँगा, जहाँ से भी मिलती केस स्टडी आपको सॉल्व करवाऊँगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में, और ये जो MCQ ऐसे नॉर्मल वाले MCQ नहीं रहेंगे, ये कोशिश मेरी यही रहेगी कि इनमें MCQ ऐसे लेकर आओ जो थोड़ा मतलब कम से कम 60% जो है MCQ ऐसे हों जो IIBF स्टैंडर्ड के हों। मेरा प्रयास ये रहेगा, जिसे आप देखो तो जैसे एग्जाम में चकरा जाते हो वैसे ही चकरा जाओगे, ये क्या आ गया, इसी तरीके की कोशिश, ताकि जो है आप अपने दिमाग पर पूरा जो है जोर दे पाओ कि हाँ मतलब हमें फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में केस स्टडी हो जाएगी और MCQ हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करने वाली हैं। उसके अलावा अगर इसी जो आपको मैं बुलेट पॉइंट्स लेकर के आऊँगा, ठीक है, उसी बुलेट पॉइंट में ही जो मैं आपको बोल नहीं रहा था कि आजकल टेबल से बहुत ज़्यादा डेटा पूछने लगे हैं, और प्लस जो है लास्ट पेज से, लास्ट के 2 पेज से, तो इसको भी इसी बुलेट पॉइंट में ही कवर अप करने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको ये बेनिफिट कर सके फ्रेंड्स। ओके, तो बस यही रहेगा मेरा अभी तक का एजेंडा, अभी तक की स्ट्रेटजी। BFM हमारा जो है कोर फोकस है, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत की लाइन ही यही थी कि अब ये बाजुए कातिल वाली स्थिति हमारे लिए हो गई है, करो या मरो, तो करा जाएगा, चाहे जैसे भी करके BFM निपटाया जाएगा। ओके, अभी बहुत हो गया जो है, मतलब BFM ज़्यादा ही सर पे बैठ गया है, तो थोड़ा इसको नीचे उतारने की ज़रूरत आ गई है, कोशिश यही की जाएगी भाई। बाकी IIBF अल्टीमेट सुप्रीम बॉस वही है, पगलाया तो जो है कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन से आपको प्रिपेयर करके तैयार करके दें आपको, कि ताकि आप जो है एग्ज़ाम में जब बैठें तो निराश ना हो, बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकें। पहले अगर मैं पहले की बात करूं तो जिन लोगों ने, मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, मैं जो मैसेजेस हैं मेरे पास में, उन्होंने क्या किया, मेरे वीडियोज़ 5 से 6 बार देखे, और जहाँ 45 नंबर नहीं आया करते थे वो 65 नंबर तक स्कोर किए हैं। देयर वाज ए टाइम, है ना, एक समय था, लेकिन तब था जब IIBF जो है अपने सिलेबस को अपडेट नहीं किया था, अपने मतलब क्वेश्चंस डेटाबेस को अपडेट नहीं किया था। अभी जो है थोड़ा सा दिक्कत है, 65 नहीं हो पा रहे हैं देखने के बावजूद, लेकिन यह है कि हाँ 50-52 इस पर हम ला पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर IIBF के सिलेबस के हिसाब से हमारा कोर्स का कंटेंट अपडेट होता है, फिर हम दोबारा से अच्छा स्कोर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर ही हमारी ये पूरा डिस्कशन ख़त्म होता है। BFM जून 2024 के लिए क्या रणनीति है, दिसंबर 2024 के लिए क्या रणनीति रहेगी, क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है, कितने घंटे देने हैं, सारी चीज़ें डिस्कस की, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा क्या नहीं इंपॉर्टेंट रहेगा। BFM की मैं वैसे जनरली रिकमेंड करता हूँ कि आप बुक ज़रूर ले लें। ठीक है, मैं किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं करता, बट आई ऑलवेज से कि BFM की बुक मैकमिलन की ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी पड़ जाती है, क्योंकि 500 पेजेज हैं, सारा कुछ जो है वीडियो में सिलेबस में कवर कर पाना नहीं हो पाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इग्नोर हो ही जाती हैं, और अगर वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आप फंस जाते हो। तो बेहतर है कि एक बार मैकमिलन की बुक ले लीजिए। ठीक है, वीडियोज़ मेरे देखिए, उसके बाद में PDF रेफ़र करिए, और जो बच जाए उसको मैकमिलन की बुक से ज़रूर देख लीजिए अगर आपको लगता है ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ BFM में मैं कह रहा हूँ, बाकी सभी पेपर्स में मैं अपने कोर्स को, अपने कंटेंट को सफिशिएंट मान करके चलता हूँ, काम हो जाता है। अगर IIBF बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल ना लेकर के एग्ज़ाम का है तो बात बन जाती है। हल्का सा ढीला छोड़ेगा, मेरा विश्वास मानिए, जैसे ही वो ढीला छोड़ेगा, पेपर का लेवल हल्का सा डाउन करेगा, तुरंत ही आप 70+
जो है पीटना शुरू करेंगे, मेरा विश्वास मानकर चलिए। ये होता है, ये ABFM में ढीला दिया था, एकदम लंका दहन ही हुई है। 78 मार्क्स तक स्कोर हुए हैं, 78 मार्क्स तक लोगों के, और थोड़े लोगों के नहीं, मतलब भर के लोगों के 70 प्लस आए हुए हैं। ओके, जहाँ पर वो ढीला नहीं देगा वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल वो यही कर रहे हैं कि CIB आपको पास नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर सभी लोग पास हो गए तो भाई जो है दिक्कत हो जाएगी। इंस्टीट्यूट की फ़ीस और ये वो, इंस्टीट्यूट को चलना भी है, वैकेंसीज भी अब थोड़ी कम हो गई हैं, बैंकों में नए लोग भी कम आ रहे हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मद्देनज़र, ठीक है, ये सब किया जा रहा है। माइनस मार्किंग अभी तक कोई सच प्लान नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का कोई ऐसा प्लान है नहीं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।